न्यूमर। अच्छा बच्चों, तो आपके पास है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, इंक्रीज कैंसर, बोथ टू एलील्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन मस्ट बी लॉस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज। इसमें बेसिकली दिस इज द क्विट्सिंग टू हिट हाइपोथेसिस। तो ये जो आपके पास ये जीन है, इनमें आपके पास क्विट्सिंग टू हिट हाइपोथेसिस फॉलो होती है, खास करके RB1 के साथ देता है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट हाइपोथेसिस कि आपको ट्यूमर अगर एक्सप्रेस करना है यहाँ, ठीक है, उसकी एक्सप्रेशन होनी है, तो दोनों एलील्स को allele of tumor suppressor gene must be lost for expression of disease, और both the alleles जो partners हैं, ठीक है। this is the question to hit hypothesis। APC is negative regulator of beta B catenin, ठीक है, WNT पाथवे, और ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से एसोसिएटेड होता है फैप। तो अक्सर वो कहते हैं आपके पास के एक पेशेंट आया है, ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, तो आपके पास APC जीन तो नहीं देता, खैर उसके साथ आपको पूछता है कि कौन सी एसोसिएशन है, तो फैप की, ठीक है। अच्छा जी, बरका वन बरका टू, ऊपर हर टू न्यू था, ठीक है, हर टू न्यू वाज टायरोसिन काइनेज वाला, ठीक है, और दैट वाज बेसिकली आपके पास ऑन्कोजीन, और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है बरका वन बरका टू, ठीक है। बरका वन इज मोस्ट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट, वाइल बरका टू फाइव पेंक्रियाज। अच्छा, ब्रेस्ट, ओवरीज, प्रोस्टेट, पेंक्रियाज कैंसर्स, ठीक है, इनके कैंसर्स हैं। BRCA, तो बी से ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को याद रखो, ब्रेस्ट का काउंटर पार्ट ओवरीज, ठीक है, और मेल के अंदर काउंटर पार्ट प्रोस्टेट, ठीक है, और क्योंकि स्टीरॉयडल ही नेचर है तो पेंक्रियाज सारे स्टीरॉइड्स की उसकी, ठीक है। अच्छा, फिर है आपके पास CDKN2 है, दैट इज इट्स ब्लॉक्स इज P16 ब्लॉक। अब जो याद रखना है वो है आपके पास ये सी डी के जीवन करता है, हाँ जी, क्या करता है ये, जीवन को ब्लॉक करता है। हाँ जीवन को, ठीक है, ब्लॉक जीवन, और एस जीवन फिर एस में नहीं जाएगा। मेनी कैंसर, मेलानोमा, लंग एंड पेंक्रियाज, तो मेलानोमा का एक और पॉइंट हो गया, दैट इज CDKN2A। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन बेसिकली लीड्स टू मेलानोमा बाय किस जीन प्रोडक्ट को, ये P16 ब्लॉक्स वन, हाँ जी, G1 और S, इसको याद रखने, ये CDKN2A को, और साथ में इसके साथ मेलानोमा याद रखो, और साथ में लंग और पैंक्रियाटिक, ये नीचे मैं पूछूंगी, मैंने लिखना है वहां पे। अच्छा, DCC में क्या, डिलीटेड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, SMA-DE4 DPC, फिर अगेन डिलीटेड इन पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। अब DCC में कोलोरेक्टल है, और इसमें DPC4 में आपके पास है P से पैंक्रियाटिक कैंसर, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है, एक दफा दो दफा नजर से दोहराओ ताकि आपको एंड पे याद रहे। तो ये जो DCC वाला है, दिस इज आपके पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, और जो DPC वाला है दैट इज पैंक्रियास कैंसर और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। मेन वन आपके पास है, मेन इन आपके पास मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लाज्म टाइप 1, फिर है NF1 NF2 NF1 है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, रास GTPase एक्टिवेशन प्रोटीन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, और टाइप 2 में दैट इज आपके पास मर्लिन प्रोटीन, श्वानोमा प्रोटीन, और इट इज इन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। इधर भी हमने न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ किया था, दैट वाज ये वाला NF2 कहाँ किया बच्चों, इधर मैम ये पीछे वाले उस टेबल में, इससे पीछे में। से पिछले टेबल पे, जब हम वो कर रहे थे, ये वाले हॉल मार्क्स कर रहे थे जब। ओके 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 ओके, नहीं इधर तो नहीं है। मैम हॉल मार्क्स, फाइल मार्क्स, अच्छा अच्छा, ओके, फाइल मार्क्स उससे भी पीछे है। यार बहुत ही फजूल है फाइल जब आपने मार्क्स हम। बताया था कि 2 टाइप्स होंगे, जब आपने ये बताया ठीक था। है, ओके ओके ओके, ठीक है, मिल गया। चलो, इधर हमने इधर भी NF2 किया था, ठीक है। तो there is मैम ये एक आरबी गवर्नर था, एक और था दूसरा, वो कौन सा था? एक RB इज गवर्नर एंड P53 इज गार्डियन, ठीक है, ये NF2, ठीक है। ये NF2 था आपके पास एंटी ग्रोथ सिग्नलिंग एंड सेंसिटिविटी के साथ। अच्छा चलो, खैर आगे चले बच्चों, ऐसे ना एक्चुअली फर्स्ट एड को बहुत रटो, रोजाना रटो, ठीक है, मेरे 3 यूनिट मुकम्मल होने के बाद मैम तो मैंने आपको। ना मैंने मैंने मैम मतलब मैंने अब मैं खुद कैसे कहूँ कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ी हुई थी, लेकिन मैम मेरी ना रीड चल रही थी और मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की
कि जब मैं एंड वाले महीने में आके ना मुझे लगा कि मैं अगर फर्स्ट एड पढ़ूंगी ना तो मतलब वो डॉक्टर ऐसा कहते होते थे ना कि आपने सारा कन्वर्ट उसमें कर लेना, तो मैंने कोशिश तो की कि मैं लिखूं उधर, लेकिन पूरा नहीं लिख सकते आप। मतलब कैसे एक बुक को आप कर सकते हो, तो वो ना मैम मैंने ना बुक छोड़ दी। अच्छा। हालांकि मैंने माइनर्स, मैम आप बायोकेम भी करा रही थी, मैंने माइनर्स पहले भी वहीं से किए हुए थे, माइक्रो के भी जो आप कराती थी वो भी मैं वहाँ फर्स्ट एड से मार्क कर लेती थी, कुछ मार्क कर लेती थी, लेकिन मैंने गलती बहुत बड़ी ये की कि मैंने ना एंड पे बिल्कुल छोड़ दी। अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा टच रहती ना तो शायद वो थोड़ा सा और बेहतर होता। असली मैंने जब एकेडमी ज्वाइन की थी ना अपने टाइम पे ना पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा स्टार्ट में लगता है यार ये तो बस जो पढ़ा रही है तो हमें आता था, एकेडमी ने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, मगर आप पॉलिश हो रहे होते हो ना, पॉलिशिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आपके पास सब होता है मगर हम सिर्फ उसको ऊपर लेकर आते हैं। अच्छा, फिर ठीक है पॉलिश तो हो मैम। जाती हो, मगर जो यूनिट लेट्स सपोज फर्स्ट वीक पढ़े, आप 1.5 मंथ बाद आप वो देखोगे ना, आप वो जी मैम। वोलेटाइल कर चुके हो उसको। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम जो फर्स्ट डे पढ़ा है वो, और जो एंड वीक तक आए हैं वो, हम फिर रिवर्स ऑर्डर पे नहीं जाए, मतलब एंड टू स्टार्ट नहीं जाए, स्टार्ट टू एंड, क्योंकि ताज़ा ताज़ा तो आपको भी याद है। मगर आप हम्म। क्या करो, फिर से शुरू से एंड पे आओ, एक ये स्ट्रेटेजी के वीक के एंड पे। दूसरी ये स्ट्रेटेजी है कि आपने आज कार्सिनोमा पढ़े, आप उसको जल्दी से देख सकते हो यार, ऐसे फौरन विद इन 2 आवर्स। फिर आप क्या जी। करो, सेल थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश नहीं है उसको देख लो, बायोकेम थोड़ी भूल गई है, उसको फिर एक दफा डिटेल देख लो। ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर 2 यूनिट्स हो गए, उसको फिर 5 यूनिट्स के साथ करो। इस तरह करते करते आप हर पॉइंट को पिक कर लोगे। अब पढ़ने से मतलब ये नहीं है कि पूरी 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 बुक को रीड आउट करो, आप उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को पिक कर लो। ठीक है, चले ओके आगे चलते हैं। मैम मुझे भी यही था कि मुझे ना मतलब इतना स्किप नहीं करना चाहिए था। हम्म, बस गैप ना आने तो, बाकी कोई मसला नहीं। अभी ये हमने NF2 का किया मर्लिन। ठीक है, अभी मरलेन। मर्लिन पढ़े, तो दैट इज आपके पास श्वानोमा प्रोटीन। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि इधर आपके पास न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 के साथ है, फिर उसके बाद आपके पास है, दिस इज द P10। ठीक है, दिस इज नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ PI3 के AKT पाथवे, प्रोस्टेट ब्रेस्ट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। वैसे आपको ना ये पाथवे वैसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक ये WNT पाथवे और एक AKT पाथवे। ठीक है, ये WNT में APC है और AKT में आपके पास P10 है, P10 कार्टून्स वाले। ठीक है, P10 तो दैट इज प्रोस्टेट, 10 से आपके पास ब्रेस्ट का T और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। RB1 दैट इज इनहिबिटेड बाय E2, इनहिबिट्स E2F, ब्लॉक्स G1 और S फेज। तो इसका हमारे पास G1 S फेज में एक हो गया आपके पास RB1, P53 और CDK N2A। ठीक है, ये सब ब्लॉक करेंगे आपके पास इसको एस जीवन फेज को को। हाँ जी, G1 और S को। ठीक है, इसमें जो आपके पास है सबसे पहले P53 RB1 दिया हुआ, दैट इज आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, और रेटिनोब्लास्टोमा का एसोसिएशन आता है कि ऑस्टियोसार्कोमा के साथ। हाँ मिड डिकेट लाइफ है, और लाइफ है डिकेट के साथ। ठीक है, कि मैम ऑस्टियोसार्कोमा। बच्चा है और उसके साथ उसकी कौन सी एसोसिएशन है किसी और मेलिग्नेंसी के हाँ, साथ, तो वो बात एपिफिसिस करें। के साथ और लिटिक लेयंस हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको देगा एपिफिसिस के अलावा भी कहीं दे सकता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपके पास देगा CSF एनालिसिस के साथ, डेक्सा स्कैन, बोन स्कैन के साथ। ठीक है, और टू हिट हाइपोथेसिस जो भी हमने किया वो, ये सब इसके साथ है। अच्छा चलो, TP53 में फिर आपके पास मोस्ट कैंसर लाइक लीफ SPLA सिंड्रोम, मल्टीपल मेलिग्नेंसी एट अर्ली एज, दैट इज सार्कोमा, ब्रेस्ट, ब्रेन, लंग, मैम ल्यूकीमियाज, पानी एम्फीसाइटिस। साथ रखा करें। नहीं यार, आजकल गला बहुत खराब हुआ हुआ है, आवाज भी बड़ी चेंज है, वो तो पानी तो इस टाइम पे ऐसा लगता है और तंग करता है। अच्छा तो खैर, ये आपके पास लीफ सिंड्रोम हो गया। ठीक है, आपके पास P53 के साथ, इस सब में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना सबसे ज्यादा, तो ये लीफ सिंड्रोम, रेटिनोब्लास्टोमा, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस मेन, ठीक है, और मेलानोमा। ठीक है, जी मैम। तो ये आपके पास। अच्छा, TSC1 दैट इज हेमार्टिन प्रोटीन, ये आपके पास ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आजकल ना से ट्यूबरस स्क्लेरोसिस भी बहुत पसंद आया हुआ है मेडिसिन के लिए, खास करके मैं कह रही हूँ डॉक्टर आयशा, जी मैम। इसको जी देख लेना। मैम। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है VHL इनहिबिट्स हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर 1A। ठीक है, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर 1A, तो जो हम वो डिजीज करते हैं ना ऐसे करके,
तो ये वॉन विलिब्रेंड डिजीज और वॉन हिप्पल डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये वो वाली वॉन हिप्पल लैंडियो डिजीज, ठीक है। दिस इज आपके पास VHL और इनहिबिट्स हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1A। और WT1 आपके पास ट्यूबरस स्क्लेरोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट था शायद। देख लेते हैं कोई नहीं। कॉम्प्लेक्स याद है लेकिन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पड़ा पड़ा लग रहा है। हाँ जी, ये पड़ा पड़ा है स्क्लीरोसिस। Autosomal dominant, ma'am. Rare multisystem autosomal dominant genetic disease that cause non-cancerous tumor to grow in brain or other vital organs such as kidney, heart. ओके, स्पोरेडिक म्यूटेशन है, जीन इन्वॉल्व इज TSC1 एट क्रोमोसोम 9, हेमार्टिन TSC2 एंड क्रोमोसोम 16 पे ट्यूबरिन, ठीक है। इधर कौन सा दिया हुआ है TSC के साथ आपके पास? TSC1 दिया हुआ है ना, तो TSC1 क्रोमोसोम 9 पे है, ठीक है। जी मैम, chromosome 9. और ट्यूबरिन भी कर लो इसके साथ, आपके पास भी वही खोला होगा इसने, क्रोमोसोम 16, ठीक है। पाथवे इफेक्टेड इज MT और mTOR पाथवे। खैर ये पाथवे भाई ऑनको वाले जाने, अल्लाह करे बस इधर तक बस हो जाए, अभी पाथवेज में ना घुसे। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते आजकल CPSP वालों को ना। जी मैम, तौबा है उनसे बस। यार इसका बड़ा मजे का दिया हुआ है इसने, क्लिनिकल फीचर्स में इसने हेमाटोमास दिया हुआ है इसका, आपके TSC1 का, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, हाँ जी। TSC1 का। जी मैम। TSC1 का, हाँ जी। तो दैट इज हेमाटोमास इन CNS एंड अदर ऑर्गन्स, A से एंजियोफाइब्रोमास, एडिनोसिपेशियम ऑन फेस, M से माइट्रल रिगर्गिटेशन रेयर है, एश लीफ स्पॉट्स है, हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स, ठीक है। बेस्ट जी सीन मैम। विद गुड्स लेंथ, मैक्यूल्स और पेप्यूल्स होते हैं ना। अच्छा, रेप्डोमायोमा अर्ली इन्फेंसी में होगा, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस डिजीज इटसेल्फ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मेंटल रिटार्डेशन और डेवलपमेंटल डिले, एंजियोमायोलाइपोमास और ऐसे सीजर्स और शैग्रीन पैचेस दैट इज लेदरी प्लॉक यूजली ऑन लोअर बैक। अच्छा डॉक्टर आयशा, इसका ना पिक्चर खींच के जरा ग्रुप में भेज देना, ठीक है। जी मैम। टेबल मिले ना आपको? नहीं मैम, मैंने तो सब बंद कर दिया था। अच्छा चलो मैं भेज दूँ, टेबल तो बहुत बड़ा है इसका। ये है किसका, मुझे भेज दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। अब आपके पास है WT1 यूरोजेनिटल डेवलपमेंटल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। अब WT1 अब अक्सर पूछता है किसके साथ आता है, गोनाइटल एंड रीनल के साथ, ठीक है। जी मैम। नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। अच्छा ठीक, आपके पास है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन बेसिकली ये जो क्रोमेटिन स्टेज है ये, फिर यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन स्टेज। यू क्रोमेटिन जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल होगी फॉर क्या कहते हैं उसको, अल्लाह भला करे, पढ़ने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए और उसके लिए। तो बेसिकली हिस्टोन होता है ये आपके पास, ठीक है। DNA से एसोसिएशन होता है, हिस्टिडीन कंटेनिंग होता है, ठीक है, लिंकर। और ये यूक्रोमेटिन में क्या होगा, हिस्टोन की एसिटाइलेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद ये लाइटली हेट्रो, डेंस होंगे। जी लाइटली डेंस होंगे हाँ और जी, लाइट डेंस हेटेरो होंगे, लाइटली होंगे। जी जी। और फिर हेट्रोक्रोमेटिन इज कंडेंस फॉर्म, इसमें डीएसिटाइलेशन। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैंने कहा कि आप पिक्चर्स को देखना शुरू करो, अब वो यहाँ से MCQ उठा लेगा कि अब आपने बियर निमोनिक भी किया हुआ है, आपको लाइटली स्टेन भी पता है, मगर आपको वो पूछेगा कि मैम एक हिस्टो, क्वेश्चन आया हुआ था ऐसी डायलेशन करके, उसके अच्छा जैसे वो जी मैम, जो डिग्रेडेशन करके होता है ड्रग्स वगैरह का, तो उसमें से डायलेशन था। ओके। अभी वो जो ड्रग का जब हम करेंगे ना, वो जनरल फार्मा, तो उसमें वो फार्मा। मिथाइलेशन, ग्लूक्रोनाइटेशन, वो सारी चीजें इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। लेकिन मैम भाई मैं तो करा दूंगी, याद आपने खुद रखना है, ठीक है। अभी सबको ड्राई ड्राई लग रहा है, ठीक है, बेचारे जो आ रहे हैं वो भी नहीं आ रहे। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, हिस्टोन की डीएसिटाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास कॉइलिंग वापस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो अब हाँ, हम मुश्किल वापस हो जाता है, मैंने खुद बैठ के 10 दिन सोचा है। क्या कि वो करें ना करें। नहीं मतलब क्या करें दोबारा। असल डॉक्टर आयशा, पता है क्या मसला है, देखो बच्चे,
मैं लेती हूँ आपकी 1.5 और सुबह 1.5, तकरीबन समझो 3 या साढ़े 3 4 घंटे होते होंगे। 4 घंटे में से अब आप बाकी 20 निकाल लो, 20 में से 6 सो भी लो, 2 खाने का निकाल लो, तो चलो फ्रेशन अप होने का निकाल लो, ठीक है? तो 6 7 8 9 10, 10 में से फिर भी 10 घंटे पड़े हैं। भाई उन 10 जी घंटों मैम। को यूँ डिवाइड करो कि मैं पता है क्या करती थी? मैं ना बुक्स को ना 3 पार्ट्स में किया था, ये रफ़ी को। किस तरह? जी मैम। मैंने एक रखा था एनाटॉमी का पोर्शन, एक रखा था मैंने माइक्रोज़ सॉरी मिनी मिनी जितने भी हैं, ठीक है वो, और तीसरा रखा था मैंने सिस्टम्स, ठीक है? अगर मैं सिस्टम पढ़ रही हूँ एंडो लेट्स सपोज़, तो मैं एंडो से बोर हो जाती, मैं एफएससी में भी इसी तरह, एमबीबीएस में भी इसी तरह पढ़ती थी। मैंने क्या करना है, पहले थोड़ा-सा पढ़ लिया अपना सीवीएस, उधर से बोर हो गई, बुक नहीं बंद करनी, हम बुक बंद कर देते हैं और फिर आते नहीं हैं। फिर मैं चली जाती थी लोअर लिम्ब पे, फिर वहाँ से एक टॉपिक खत्म किया, फिर मैं आ जाती थी इधर सेंटर में, कौन-सा था? माइनर्स। तो इस तरह मैं करती हूँ, ठीक है? तो सेम है, आप इस चैप्टर को डिवाइड कर लो। आप सेल से बोर हो गए हो लेट्स सपोज़ इसका डीएनए से, आप नीचे चले जाओ इसके उसमें मार्कर्स में चले जाओ, उधर हो गए हो बोर, ठीक है? हेलो? थोड़ी आवाज़ जी ऐसा कर मैम। लो, हैंड फ्री लगा लो। आपको नहीं कह रही डॉक्टर आयशा, हैंड फ्री लगा अच्छा। लो उठो। वो बाकी के बच्चे हैं, इतनी ऊँची आवाज़ करी जाते, थोड़ी देर कम करते फिर ऊँची कर देते। ये लो। ओके। तो दिस इज़ द आपके पास हो गया डीएनए, ठीक है? एक्सिस्ट इन कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है? और हिस्टोन ऑक्टोमर ऑक्टोमर ऑक्टा इज़ लाइक 8, मेरा ख़्याल है, 8। ठीक? हाँ, जी मैम, तो 8। अब वो न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इसका भी पूछता है। अच्छा, डीएनए लूप्स ट्वाइस अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम? दैट इज़, इधर लिख लो साइड पे, जी डीएनए मैम। प्लस हिस्टोन, ठीक है? एंड पे ये बस देख लेना। अच्छा, H1 बाइंड टू न्यूक्लियोसोम एंड टू लिंकर डीएनए देयरबाय स्टेबलाइजिंग द क्रोमैटिन फाइबर। तो ये H1 लिंकर है, ठीक है? ये बाइंड किया आपके पास न्यूक्लियोसोम के साथ और इसने इस स्ट्रक्चर को फिर फर्दर कर दिया स्टेबलाइज। तो ये इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइजिंग करने वाला H1 लिंकर है आपके पास। अब ये न्यूक्लियोसोम है, इसके साथ जो देखो H2 H2B H3 H4 इंटू 2, पता नहीं खैर ये क्या है, ये पिक्चर मेमोरी थोड़ी-थोड़ी भी रह जाए, बेशक आपको सारा याद ना रहे, उधर जब आपके सामने लेट्स सपोज एज टू एज दे देगा तो आप क्लिक करेगा, यार मुझे लग रहा है, जैसे कहते हैं ना आल में और वाह में जो साइडों पे होती हैं दोनों लगी हुई बैक्स, वो आप लोग जानते हो क्योंकि वो आपको आल में और वाह में मिले होते हैं लोग, ठीक है? तो ये वो वाली चीज़ है कि आप इसको ना इस तरह रिटेन कर सकते हो या रिकॉल कर सकते हो। अच्छा, डीएनए पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाज लाइक आपके पास फ्रॉम फॉस्फेट ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज इज फ्रॉम लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो इसका मैंने लिखा था HLA। तो एच एल से ये याद रखो कि हिस्टोन, ठीक है? हिस्टोन जो उनसे आपके पास इसके नेगेटिव है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, हाँ जी। और एल इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस गिव्स पॉजिटिव चार्ज HLA, ठीक है? या मैंने कहा था कि पॉजिटिव होती है हाल खुशी वाली, ठीक है? HAL, ठीक है? शादी होती है ना हॉल में, तो दैट जी इज, मैम। हाँ, तो उसमें आपके पास है हिस्टोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है आपके पास, इसके वजह से फॉस्फेट, हाँ, और पॉजिटिव है लाइसिन, लाइसिन वो प्रोलीन और लाइसिन वाली, ठीक है? और आर्जिनिन। अच्छा, इन माइटोसिस डीएनए कंटेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, डीएनए हिस्टोन सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग एस फेज। तो मैंने आगे भी बताया कि डीएनए की सिंथेसिस है एस फेज। तो डीएनए में आपको चाहिए न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए आपके पास हिस्टोन, तो हिस्टोन की भी वहीं पे होगी, ठीक है? चलो जी, इसके बाद है आपके पास हेट्रोक्रोमेटिन में बता दिया, कंडेंस डार्कर है आपके पास, ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिवेटेड है, इंक्रीज मिथाइलेशन एंड डिक्रीज एसिटाइलेशन, ठीक है? जबकि आपके पास अगर इसके ऑपोजिट करो यूक्रोमेटिन, तो यूक्रोमेटिन में क्या आपके पास जो भी हमने पढ़ा था दैट इज आपके पास यूक्रोमेटिन की अंदर हो गया है आपके पास हिस्टोन्स की एसिटाइलेशन, ऑपोजिट ऑफ दिस हेट्रोक्रोमेटिन। आप याद कैसे रखोगे? बियर का ए याद रखो ना, बियर जी का मैम। ए किधर चला गया? बियर हमारा कहाँ चला गया भाई? ये बियर का ए, हम ऊपर। ठीक है कि जी। हाँ, कि ये जो ए है ये आपके पास एक्टिव भी है और एसिटाइलेशन भी है, ठीक है? चलें जी।
ओके। और इसी तरह मॉडिफाई होते जाते हैं निमोनिक। यूक्रोमेटिन हो गया, यूक्रोमेटिन के बाद आपके पास आ गया डीएनए मिथाइलेशन। अभी हमने कहा कि अगर मिथाइलेशन होगी तो हेट्रोक्रोमेटिन, रिवर्सिबल चेंज दैट एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट विदाउट चेंजिंग इन सीक्वेंस, इन्वॉल्व विद एजिंग। अभी हमने कहा था ऊपर के टीलोमेरेज एक्टिविटी आपके पास एजिंग और वो सारी चीजें शॉर्टनिंग ऑफ द उसको करेगी, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ जो स्ट्रैंड है। अच्छा चलो खैर, डीएनए मिथाइलेशन में फिर आके आपके पास हो गया इन्वॉल्व विद एजिंग, कार्सिनोजेनेसिस, एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रिप्रेशन एंड एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन प्रोसेसेस आपके पास लायोनाइजेशन। अच्छा चलो खैर, डीएनए इज मिथाइलेटेड इन इम्प्रिंटिंग। तो इसमें बेसिकली हेटेरोक्रोमेटिन पड़ी होगी, क्योंकि मिथाइलेशन अगर ज्यादा है तो दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज। खैर ये अगर याद रखने हैं ये वाले मिथाइलेशन विद इन ग्रुप प्रोमोटर, ये देख लेना वैसे। अब इसमें याद रखना है इसको, दिस रेगुलेटेड डीएनए मिथाइलेशन इज इम्प्लिकेटेड इन ये फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद है आपके पास हिस्टोन मिथाइलेशन। हिस्टोन में बेसिकली यूजुअली कॉजेज रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्शन सपोर्ट suppression but can also cause activation depending on location of methyl group। तो हिस्टोन की मिथाइलेशन डिपेंड करती है कि कहाँ पे आपके पास वो ग्रुप है मिस मिथाइल का। अच्छा हिस्टोन एसिटाइलेशन होगी तो अभी हमने क्या कहा है कि उसकी क्या हो जाएगी आपके पास यूक्रोमेटिन स्टेज, और रिमूवल ऑफ हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज रिलैक्स डीएनए कॉइलिंग और इंक्रीज करेगा ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली जब डीएनए रिलैक्स करेगा यूक्रोमेटिन स्टेज तो उसका बेसिकली क्या हो जाएगा, आपने ये हिस्टोन जो सा है रिमूव किया। हिस्टोन क्या किया हुआ था हिस्टोन के ऊपर, मैम स्टोन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं था। एक सेकेंड डॉक्टर साहब वही मैं बताने लगी हूँ। इधर जो हमने किया था दैट इज चले डीएनए चार्ज फ्रॉम फॉस्फेट ग्रुप, हिस्टोन्स आर लार्ज एंड हैव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, नहीं सॉरी, मैम एचएलए में तो डीएनए में नेगेटिव था और एचएलए में हिस्टोन में पॉजिटिव है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, हॉल तो पॉजिटिव था, तो हॉल इज पॉजिटिव, ठीक है, और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज है ये हिस्टोन आर्जिनिन और लाइसिन। जो हिस्टोन के ऊपर क्यों है, क्योंकि आर्जिनिन और लाइसिन की वजह से। और ये बेसिकली आपके पास बना क्या रहा है, दिस फॉर्म्स आपके पास न्यूक्लियोसोम। तो एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज तभी वो उधर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया हिस्टोन की वजह से, इसको करेक्ट कर लो, थैंक यू। अच्छा हिस्टोन एक्सिटाइलेशन रिमूवल ऑफ हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज, जब आपने हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज को रिमूव किया तो आपके पास डीएनए की जो कॉइलिंग है वो रिलैक्स फेज में, और आपके पास यूक्रोमेटिन फेज और ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए आपके पास जो सा है वो हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एसिटाइलेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ दिस पॉजिटिव हिस्टोन चार्ज, ठीक है, दैट इज फ्रॉम लाइसिन एंड अपना क्या था दूसरा, आर्जिनिन। अच्छा चलो, हाँ। जी जी। अब डीएसिटाइलेशन है तो आपके पास ग्रुप्स के लिहाज से चलो, डीएसिटाइलेशन इसाइल ग्रुप रिमूव कर दोगे, टाइटनिंग हो जाएगी डीएनए की, कॉइलिंग हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के लिए। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन के लिए डीएसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन इज फॉर न्यूक्रोमेटिन, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स में क्या आपके पास बेस पेयर प्लस आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है, और आपके पास न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज और प्लस फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज देता है डीएनए को, ठीक है, तो वो अगर आ जाएगा तो इट इज न्यूक्लियोटाइड, और अगर नहीं तो फिर आपके पास रह गया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, टी से टाइड और टी से फॉस्फेट का अगर टी। बेस में शुगर है तो वो साइड, और अगर उस पे फॉस्फेट आ गया तो वो टाइट बन गया। बिल्कुल, ठीक है। जी मैम। बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट इज बट, बी से बेस, ठीक है, एस से आपके पास शुगर, ठीक है, और एस से आपके पास न्यूक्लियोसाइड, और टी इज आपके पास न्यूक्लियोटाइड, और पार्ट इज लाइक फॉस्फेट, ठीक है, बेस्ट पार्ट। अच्छा चलो खैर, जिस तरह भी याद रखने, फाइव एंड ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बियर्स द ट्राइफॉस्फेट सोर्स ऑफ बॉन्ड। ये अब बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन बाज दफा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाल देता है, बाज दफा वो कमरे में वो फवारा कर देता है और कहता है भाई डिफ्यूजन है बताओ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक्स भी पूछ लेते हैं, अगली दफा पता चले मार्स पूछा, मार्स किधर है, अर्थ से पहले अर्थ के बाद है। अच्छा प्यूरिन में क्या आपके पास एडेनिन ग्वानिन है, पैरामिडीन में आपके पास साइटो सी से क्या है अपना साइटोसिन, यूरेसिल, और टी से क्या था, थायोरेसिल था, टी से क्या था भाई,
थायमिन, थायमिन। ठीक है, तो दिस इज द प्यूरिन एंड पैरामिडीन रिंग्स। ए ने हमेशा यू या टी के साथ बाइंड करना है, जी ने हमेशा सी के साथ। जी और सी में 3 बॉन्ड्स है, ए और टी यू में आपके पास 2 है। आरएनए होगा तो शायद यूरेसिल था, डीएनए होगा तो आपके पास था, ऐसे कुछ था ना, हाँ, यूरेसिल मैम फाउंड इन डीएनए। हाँ, और मैम थायमिन, वैसे आरएनए में होगा और उसमें थायमिन था मेरे ख्याल में। हाँ, थायमिन इन डीएनए। ठीक है, ये सारा कुछ वैसे नीचे लिखा हुआ है। तो आगे है आपके पास थायमिन हैज मिथाइल। तो हमने अभी किया था कि मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन, ठीक है, और एसिटाइलेशन और डीएसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन अगर कम है और मिथाइलेशन ज्यादा है, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म। अच्छा चलो, थायमिन हैज मिथाइल, तो सी बॉन्ड्स विद बी स्ट्रॉन्गर देन एटी। ठीक है, इसके बाद है अमाइनो एसिड नेसेसरी फॉर प्यूरिन सिंथेसिस। कौन कौन से आपके पास, गैग, ग्लाइकोजोमाइनोग्लाइकिन, वो है आपके पास ग्लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिन। ठीक है, इसके बाद आपके पास बच्चों, हाँ जी, इसके बाद ये प्यूरिन और पायरिमिडीन सारी मैंने आपको कराई थी बायोकेमिस्ट्री में। ये लीश-न्यान सिंड्रोम में, ये असल लीफ-फ्रीमेनी सिंड्रोम जो है ना यार, इधर साइकिल किधर चला गया। अच्छा इधर नहीं है, चलो। इसमें एचबीआरटी की डेफिशिएंसी होती है। हाँ, और क्या ठीक। था इसमें मैम, ये एक्स लिंक्ड होता है हम्म, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, सेल्फ म्यूटिलेशन, एग्रेशन, हाइपरयूरिसीमिया और गाउट जैसा पेयर होता है। बस बहुत अच्छा। डीएनए की रेप्लिकेशन 5 to 3 पोजीशन में, इधर आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मगर इसके बाद एक दफा पढ़ लेना, ठीक है। इन कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, तो दैट इज फ्रेगमेंट्स टाइप का, दैट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अच्छा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके लिए आपके पास टाटा बॉक्स के लिए जरूरी है, ठीक है, सीक्वेंस। और इस तरह होगी 5 to 3 पोजीशन में। रेप्लिकेशन फॉर्क इज वाई शेप, इसमें लीडिंग और लैगिंग एंड है। हेलिकेज क्या करेगा, जितना हम करते हैं ना कि वो जो कमीज सिल जाती है फिर उधेड़ते हैं अगर गलत हो जाए, तो हेलिकेज इज जस्ट लाइक दैट कटर, जिसने क्या करना है, डीएनए को अपना अनवाइंड डीएनए टेम्पलेट एट रेप्लिकेशन फॉर्क। तो दिस इज बेसिकली आपके पास एक स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, अगर आप शुरू करो 5 से 3 एंड पे, ठीक है, ये 5 एंड है और नीचे वो उधर 3 एंड। अच्छा चलो खैर, तो सबसे पहले इधर से आपके पास ये ओपन हो गया, इसको किसने ओपन किया, हेलिकेज ने। अरे हाँ ठीक है, हेलिकेज ने इसको ओपन किया, अनवाइंड किया, ठीक है इधर। मैम, अब जी, इसके बाद फिर आपके पास एक लीडिंग स्ट्रैंड हो गया और एक आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग जिसने आगे सरबराही करनी है, ठीक है, और लैगिंग वो कहते हैं जो हमें जरूरत नहीं है, अब अल्लाह हाफिज हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, एक के बाद आगे ये आपके पास रेप्लिकेशन फॉर्क का पार्ट बना हुआ है। यहाँ पे अब बेसिकली हेलिकेज बाइंड करेगा, ठीक है। तो हेलिकेज ने इधर बाइंड करके तो सारा ये ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपके पास आगे क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन साइट है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आगे देखते हैं। हेलिकेज के बाद किसकी एक्टिविटी है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी बाइंड कर गया आकर, ठीक है, दैट इज डी वाला। उधर क्या होगा, प्रिवेंट स्ट्रैंड फ्रॉम री रीडिंग और डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियसेस, ठीक है। तो वो मतलब उसको वापस बंद नहीं करने देगा और कहेगा भाई इधर ही रहो, इसी पोजीशन पे रहो। डीएनए टोपो आइसोमरेजेस आ जाएंगे इसके बाद। टोपो आइसोमरेजेस का क्या काम है, क्रिएट अ सिंगल टोपो आइसोमरेज ए और डबल टोपो आइसोमरेज 2 स्ट्रैंडेड ब्रेक इन हेलिक्स टू ऐड और रिमूव सुपर कॉइल्स एज नीडेड। जितने आपको चाहिए उतने उस लिहाज से टोपो आइसोमरेज अब कॉइलिंग को अनकॉइलिंग करेगा, ठीक है। अच्छा वैसे डिफरेंस क्या हुआ अपना हेलिकेज का और टोपो आइसोमरेज का। मैम जो हेलिकेज है वो तो अनवाइंड करता है ना, टोपोआइसोमेरेज वो उसमें ब्रेक लाता है। मतलब वो उसमें लेंथ में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो सिर्फ उसको अनवाइंड करेगा, लेकिन जो आइसोमेरेज है वो उसको ब्रेक करेगा, फ्रेगमेंट्स में लाएगा शायद। एक चीज, दूसरा कि ये जहाँ पे आपके पास ट्यूनिंग फॉक लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे हेलिकेज बाइंड करेगा, बाइंडिंग साइड का भी डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा चलो खैर, इन प्रोकैरियोट्स फ्लोरोक्विनोलोन्स इनहिबिट्स टोपोआइसोमेरेज 2, ये हमारा उस टाइम का क्वेश्चन हुआ करता था एफएससी में। और टोपोआइसोमेरेज 4, और यूकैरियोट्स में आपके पास दैट इज आपके पास है फ्लोरोक्विनोलोन, पूरी याद रखो।
ये इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि आयरेनोटेकेन एंड टोपोटेकेन और एटोप्यूसाइड और टेनिपोसाइड्स, ठीक है, ये टोपोइसोमरेज 1 और 2 रह जाए, गुड, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। फ्लोरोक्विनोलोन्स को बस याद रखो कि 2 और 4 को करेगा। अच्छा, टोपोइसोमरेज के बाद आगे जो आपके पास है ई के बाद है, दैट इज टोपोइसोमरेज, देख लिया। इसके बाद आपके मैम पास आगे प्राइमेजेस। जी डॉक्टर आयशा। नहीं मैम कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद प्राइमेज है। प्राइमेज इज जस्ट लाइक प्राइमर, मेक्स आरएनए प्राइमर फॉर डीएनए पॉलीमरेज 3 टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। मतलब अब वो आपका आइसोफॉर्म बना रहा है सेम। आरएनए टेम्पलेट मिल गया, वो कह रहे हैं अब आपने डीएनए का अपना वो स्ट्रक्चर बनाना है, रेप्लिकेशन फॉर्म फॉर्क पे बाय डीएनए पॉलीमरेज की 3 की एक्टिविटी। तो ये बेसिकली तोड़ने में, टोपोइसोमरेज पॉलीमरेज फॉर्मेशन में, ठीक है, ये लॉन्ग करेगा और वो सारा कुछ करेगा। करने के बाद फिर आपके पास प्राइमेज, फिर प्राइमेज के बाद आगे आपके पास लग गया डीएनए पॉलीमरेज। फिर उसके बाद ये जो ओकाजा की फ्रेगमेंटेशन, इसकी ज्वाइनिंग, वो सारी चीजें बाय ये डीएनए लाइगेज ग्लू वाला, ठीक है, और फिर ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद इन अ स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर टीलोमरेज, यूकैरियोट्स ओनली, a reversible transcriptase that adds ये वाला to three end of chromosome to avoid loss of genetic material in every duplication। तो टीलोमरेज आपकी एक्टिविटी कराएगा उसकी डिवीजन वाली, मतलब डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। सो दिस वाज द होल। तो अगर आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को आप देख लो कि क्योंकि आपने पूरा कर लिया, तो एक दफा डॉक्टर आयशा रिपीट कर दो। मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से जी। 5 एंड से स्टार्ट, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे आके सबसे पहले आपके पास लग गया दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज ने कर दिया अनवाइंडिंग। मैम हेलिकेज आके अनवाइंड करेगा, अनवाइंड करने के बाद उसमें मतलब उसमें अब वो जो एक तो बाइंडिंग साइट का एक ये है कि रेप्लिकेशन फॉर्क में जो उसके फॉर्क पे लगा हुआ होगा। हाँ, और उसके बाद मैम क्या था कि हमने टोपोइसोमरेज किए थे। नहीं, टोपोइसोमरेज फिर ये है कि फिर वो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि वापस फिर से कंबाइन ना हो जाए। उसके बाद अब आ जाओ टोपोइसोमरेज पे जी। मैम टोपोइसोमरेज में वो फिर वो जाके ना उसको हेलिक को ना हेलिक्स को ब्रेक करेगा और रिमूव करेगा। सब उसके जो कॉइल्स बने हुए होंगे वो अनवाइंड हो जाएंगे। और उसके बाद मैम जो हमने किया था कि प्रोकैरियोट्स में ना वो प्राइमेज, फ्लोरोक्विनोलोन फिर जो है वो इनहिबिट करेगा टोपोइसोमरेज 2 को और 4 को। और शाबाश। वो यू में फिर टोपोइसोमरेज 1 और 2 है। वो फिर हम्म, टोपोसाइड वगैरह अगर याद रह गए तो ओके, रहेंगे, वरना फिर फिर उसके प्राइमेज। बाद मैम प्राइमरी क्या है कि वो ना प्राइमर बनाते हैं उसके लिए, प्राइमरी डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए कि वो रेप्लिकेशन को फिर इनिशिएट करें। फिर ये फ्रेगमेंट्स को टूटे हुए को कौन जोड़ है? मैम यही प्राइमरीज। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है नॉन होमोलोगस ज्वाइनिंग, होमोलोगस ज्वाइनिंग, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर, बेस एक्सचेंज रिपेयर एंड मिसमैच रिपेयर, ठीक है। तो खैर ये मैंने इधर नहीं कराना था, बट चलो। Non-homologous end joining है, that is bring together two end of DNA fragments to repair double stranding break, ठीक है, ये नॉन होमोलोगस है। और होमोलोगस में क्या है? Requires two homologous DNA duplexes. A strand from damaged double-stranded DNA is repaired using a complementary strand from intact homologous double-stranded DNA template। तो ये आपके पास एक इंटेक्ट है, इसका अगर आपने बनाना है दिस इज होमोलोगस। और जो आपके पास नॉन होमोलोगस में, उसमें क्या आपने ये जो दो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें आपने रिपेयर करना है, ब्रेक हुए हुए हैं, एक ठीक है। इंटैक्ट कोई टेम्पलेट के तौर पे हम उसे लगा देंगे तो वो उसको करेगा बिल्कुल, एक बिल्कुल। डैमेज इसके डीएनए के साथ। इसके अंदर आपके पास एग्जांपल है होमोलोगस में, दैट इज डिफेक्शन इन द ब्रेस्ट ओवेरियन कार्सिनोमा विद बरका और बरका 1 और बरका 2 म्यूटेशन एंड इन फेनकिनी एनीमिया। रिस्टोर डिप्लिक्स एक्यूरेटली विद लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद आगे आप चलो तो दैट इज न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर, स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियोसिस। तो न्यूक्लियर एक्सचेंज के लिए आपके पास एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, रिमूव्स द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डैमेज्ड बेस। जितना भी आपके पास डैमेज फ्रेगमेंट है उसको रिमूव करते जाओगे। डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज, पॉलीमरेज जो आगे बना रहा था, लाइगेज क्या कर रहा था? जोड़ रहा था, फिल एंड रिसील द गैप, उसने वो ग्लू वाला काम कर दिया रिस्पेक्टिवली। रिपेयर बल्कि हेलिक्स डिस्टॉर्टिंग लेयन, ठीक है, पैरामिडीन डायमर्स इसकी एग्जांपल है। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज में आपके पास अकर्स कहाँ पे? G1 फेज ऑफ द साइकिल। डिफेक्टिव
एक्टिव इन जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ये है अब आपके पास न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर इन जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, जहाँ पे लाइगेज की एक्टिविटी और साथ में पॉलीमरेज की एक्टिविटी। अगला वो ये नहीं पूछेगा, वो आपको अब एंजाइम से देगा, बताओ कौन करेगा। Inability to repair DNA, pyrimidine dimer caused by UV exposure, present with dry skin, photosensitivity, skin cancer, that is xeroderma pigmentosa, that is associated with आपके पास वो मेलानोमा। ठीक है, तो ये बेसिकली G1 साइकिल। अब यही चीजें डिफरेंस करेंगी आपको इस दफा और पिछली दफा में। ठीक है, बेस एक्सचेंज रिपेयर। ठीक है, इसमें क्या आपके पास बेस स्पेसिफिक ग्लाइकोल साइलेज रिमूव्स अल्टर्ड बेस। अब ये रिमूव करिए अल्टर्ड और क्रिएट करिए एपिसाइड दैट इज प्यूरिनिक और साथ में ए पायरामिडीन। तो हम ए पायरामिडीन और ए प्यूरिन, ठीक है, जो हमारे पास प्यूरिन पायरामिडीन सेल्वेज पाथवे। तो ये चीज जान लो कि जो आपके पास स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन और इसमें सारा आपका प्यूरिन और पायरामिडीन पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है, चलो। तो ये बेसिकली आपके पास रिपेयर इस तरह होगा। ठीक है, एप साइड से कि प्यूरिन और पैरामिडीन की एब्सेंस अकर थ्रू सेल साइकिल, इंपॉर्टेंट रिपेयर ऑफ स्पॉन्टेनियस टॉक्सिक डीएमिनेशन। और इसके बाद आपके पास है मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर न्यूक्लियोसाइड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आई आर रिमूव्ड एंड गैप इज फिल्ड विद रिलीज। अच्छा, ये भी इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इधर देखो जरा, अगर आप तो यूवी एक्सपोजर है, ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसा की बात कर रहा है। इधर पायरामिडीन डायमर स्प्लिट आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया यूवी एक्सपोजर के साथ। अच्छा, ये है आपके पास एंडोन्यूक्लियस रिमूव डैमेज सेगमेंट। एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी कहाँ पे था, जो पूरा का पूरा उसने मतलब डैमेज सेगमेंट को, उसने सिर्फ वो जो बेस पेयर है उसको नहीं, बल्कि पूरे के पूरे उसको रिमूव किया है सेगमेंट को। ये किसकी एग्जाम्पल थी? ये मैम उसकी बेसिक सीजन वाले की। ये सेकंड वाले की, हाँ जी, बेसिक सी है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है न्यूली रिप्लेस सेगमेंट। इधर उसने फिर अगला स्टेप है कि आपके पास जो आपने निकाला उसको जोड़ दिया और रिपेयर कर दिया। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ वेल्डिंग प्रोसेस ना। ठीक है, इधर आपने वो सेगमेंट ही रिमूव कर दिया, आपने उसको उसका साथी नहीं दिया, इधर आपने उसको निकाल कर तो उसका साथी भी प्रोवाइड किया। ये फिर बेसिक रिपेयर। मिसमैच हो जाएगा। हम्म, mismatch, अच्छा, mismatch nucleotides newly synthesized strand are removed and gap is filled with release. It's just like a रिसीव। process जिसमें हम टूटे दांत निकालते हैं और उसकी जगह पे क्राउन और सारी चीजें बनाकर, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा चलो, इसमें एग्जांपल है मिसमैच में जो सा बेस नहीं डॉक्टर साहब, ये बेस एक्सचेंज रिपेयर की ही उसने इसको ही फर्दर उसने ये किया है। बट वैसे अगर बात करूँ तो मिसमैच नहीं न्यूक्लियोटाइड, मैम, जो इन्होंने लिखा हुआ है कि वो न्यूरो सिंथेसाइज नहीं को नहीं, वो वो कर देते पिक्चर हैं। पिक्चर की बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। मिसमैच आगे ये है ना, पिक्चर के लिहाज से मैं कह रही हूँ, ये उसने पूरे का पूरा वो फ्रेगमेंट निकाल दिया। उधर सिर्फ आपके पास देखो, अगर आप इसको देखो, ये इसको देखोगे ना, तो ये जी आपके मैम। पास जीरो टर्मा पिगमेंटोसा की बात कर रहे हैं। ये आपके पास यूवी एक्सपोजर हुआ, सही है। उसने ना इस पूरे के पूरे फ्रेगमेंट को निकाल दिया और फ्रेगमेंट की जगह नया डाल दिया। दिस इज न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। फिर उसने क्या किया कि ये आपके पास एक बेस पेयर है, ये आपको नहीं चाहिए। ठीक है, एपी साइड पे ए प्यूरिन और ए पैरामिडीन साइड पे, तो उसने इसकी जगह पे ग्वानिन के साथ एक नई वाली यूरेसिल था। ठीक है, तो इधर उसने साइटोसिन डाल दिया। तो बेसिकली ये जी जी मिसमैच है। सही कह रही हैं। जी हाँ, मैम, ये हमने एक ही कंसीडर कर लिया। जी, वन एक ही टू थ्री। कंसीडर। अब मिसमैच में बेसिकली क्या है कि हमने इसको, ये जी और ए का था, हमने इस वाले सेगमेंट को जब रिमूव किया, तो अब ये देखो ए और टी। ठीक है, पहले क्या था, वैसे हमारे पास ए और टी का बॉन्ड होते हैं और जी और सी का, लेकिन इसके साथ जी ये जो पता नहीं, हाँ, मिसमैच रिपेयर। अब बस ये पिक्चर के लिहाज से देख लो, occurs predominantly in S phase of cycle, defective in Lynch syndrome. It's Lynch syndrome, hereditary जी जी मैम। non-polyposis colorectal carcinoma. तो अभी आपने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखने है कि मिसमैच रिपेयर इज इन लिंच सिंड्रोम एंड व्हाट इज लिंच सिंड्रोम। ये आज की असाइनमेंट है।